बच्चे, स्वागत है आपका सुनामी सीरीज की दूसरी क्लास में। आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब सिलेक्टेड होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में एसजीटी जाने वाले हैं। मान लीजिए आज मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराता हूं। मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको आज कराता हूं। उस 8 से 10 क्वेश्चन में से ना बच्चा, 8 से 10 क्वेश्चन में से जानते हैं जो, मान लीजिए यहाँ से 10 क्वेश्चन कराता हूँ, 10 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन आपको डिक्टो आपके एग्जाम में मिलने वाले। विश्वास ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, एसएसटी का पेपर हो जाएगा, उस दिन आप पेपर लाइएगा और हमारे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप मैच कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ना मिले फिर कहिएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज क्लियर कराएंगे और एक एक चीज क्लियर कराने के साथ ऐसा नहीं है बस चीज़ों को क्लियर कराएंगे, चीज़ों को क्लियर कराते हुए आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएंगी वो चीज़ें कराई जाएंगी। आपके बोर्ड एग्जाम में वही चीज़ आएंगी जो यहाँ से कराई जाएंगी। मैंने पहली क्लास में आपको कराया हूँ बच्चा, पहली क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है। उसमें क्या है, आपको पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को सारा कवर कराने की कोशिश किया गया, लेकिन हुआ क्या कि उसमें से भी दूसरे क्वेश्चन के जो दूसरे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो बच गए। उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ और इंक्लूड करने के साथ साथ उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बच्चा, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज की आपकी क्लास शुरू करता हूं और इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं आपको पहले बताया कि बच्चे जो आपका दूसरा चैप्टर था उससे 2-3-4 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट वो पहले वीडियो में नहीं कवर हो पाए थे, तो उसको मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि दूसरा चैप्टर जो आपका होता है वो मैप में भरने के लिए भी आ जाता है, तो आपके दूसरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो, चाहे वो आप थ्योरी के माध्यम से कवर करें, लेकिन चीज़ों को कवर करे रहिएगा। आइए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ आपके लिए दूसरे चैप्टर से, फिलहाल मैं बार बार तो चैप्टर की चर्चा नहीं करूंगा कि चैप्टर क्या है, बस आप इतना समझिए कि आपका सिलेबस पूरा कवर कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो सर, ये इतने आंदोलन जब हो रहे थे तो भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया उसकी जरूरत क्यों पड़ी? बच्चे, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी जो इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलन जो हमारे यहाँ के हमारे आंदोलनकारी थे वो किए, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सफलता नहीं मिली। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, और महात्मा गांधी जी द्वारा जब ये शुरू किया गया तो इसके कई कारण थे। वैसे आपको ना बस कारण पता होने चाहिए, उसके परिणाम पता होने चाहिए कि उसके मतलब शुरू करने का कारण क्या था, उसके परिणाम क्या थे, है ना बच्चे, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन पे बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो इसमें कहा गया आप संक्षिप्त लेख लिखिए। तो संक्षिप्त लेख में क्या होता है ना बच्चे कि उसमें उसके कारण भी आ जाते हैं लगभग, और उसके जो होते हैं परिणाम भी आ जाते हैं, उसको किसने द्वारा शुरू किया गया था, क्या क्या घटनाएं होती, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब आइए, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और उस क्रिप्स मिशन की असफलताएं जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए सबको मजबूर कर दी। तो एक क्रिप्स मिशन जो था, जब क्रिप्स मिशन आया तो ये असफल हो गया। अब ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। बच्चे, पहला विश्व युद्ध हो चुका था, पहला विश्व युद्ध जो था वो हो चुका था, जो मैं आपको बता चुका हूं कि 1400 पहला विश्व युद्ध जो था 1400 नहीं, वो 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ। तो ये बात है 1939 और 1945 के बीच की बात है, 1942 वाला। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रकार से शुरुआत की गई। अब होता क्या है कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिनमें उन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। पहले क्या करते थे गांधी जी, पहले जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। बच्चे, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी चलाए थे तो असहयोग आंदोलन में किया क्या था कि अंग्रेजों का पूर्णतः ही हमें सहयोग नहीं करना है, इनको कहीं ना कहीं हमें सहयोग नहीं करना है, ये खुद ब खुद छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसका मतलब ही था, इसका जो लाइन थी भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। इसका सीधा मोटो था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुई भारत छोड़ो के नाम से ही थी। तो भारत
भारत छोड़ने पर जोर दिया गया। वर्षा में, यहाँ पे बच्चे वर्षा होगा, ये वर्षा नहीं, वर्षा में होगा। वर्षा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित हुआ, तो आप बताएंगे वर्षा। ठीक है ना बच्चे? वहां से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण था एवं भारत छोड़ो की मांग की गई। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 1942 की बात है बच्चे। 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब इस प्रस्ताव का जो समर्थन हुआ था ना बच्चे, 8 अगस्त 1942 को इसका पूर्णतः समर्थन कर दिया गया, कांग्रेस के द्वारा समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक का मतलब बच्चे कि वहां पर हिंसा नहीं होगी, आंदोलन तो होगा। गांधी जी जितने भी आंदोलन किए थे, गांधी जी के सारे आंदोलन में हिंसा नाम की कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया कि हिंसा करना। वो सब अहिंसा पे जोर देते थे और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखने का प्रयास करते थे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए चित्र में क्या किया गया है बच्चे, ये हमारे गांधी जी हैं। गांधी जी ने सारी भीड़ को इकट्ठा करने के बाद में उनको कहीं संदेश दे रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों को हमें विवश कर देना है कि वो भारत छोड़कर चले ही जाएं, उनको यहाँ पर रहने नहीं देना है। ये चित्र है। चित्र लगाया इसलिए जाता है ना बच्चे कि आपको चीजें लिखी लिखाई तो है, लेकिन आप चित्र भी देखिए और चित्र में देखिए कि चीजें हुई कैसे थी, चित्र था क्या, उसके पीछे का सिनेरियो क्या था, ये आपको पता होनी। तो यहां तक थे कि अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण दिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पूछेगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, और अगर नहीं पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। आप एग्जाम में जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखें तो ये भी लिख देंगे, एग्जामिनर आपका बहुत ही प्रभावित होगा आपसे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज व्यवस्था को ठप कर दिया। राज व्यवस्था को क्या किया बच्चे? ठप कर दिया। वहां की जो यहाँ हमारे जो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं थी सारी जितनी भी, उसको ठप कर दिया। फिर हुआ क्या? जब ठप कर दिया, दूसरी चीज, लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। धीरे धीरे इतने आंदोलन गांधी जी कर चुके थे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो सारे लोग गांधी जी से जुड़ चुके थे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वतः ही आकर इस आंदोलन में जुड़ गए या कूद पड़े। लोगों ने हड़ताल की ओर राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए और एवं जुलूस निकाले। तो भारत छोड़ो आंदोलन पे अगर आपको टिप्पणी करने के लिए आता है तो आप इतना लिखिए। इतने लिखने के बाद और चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन था क्या। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था बच्चे, वो अंग्रेजों को पूर्णतः भारत से निकालने के लिए किया गया था। इसका जो प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ? तो बच्चे इसका प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित हुआ, 8 अगस्त 1942 को, ये पता होनी चाहिए। और जब ये आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी किस नारे का प्रयोग किए थे? तो वो नारा था बच्चे करो या मरो का नारा, कि ये अंतिम बार है, इस बार अंग्रेजों को हमारे यहां से जाना ही होगा, तो ये अंतिम बार है, कर जाइए या मर जाइए, यही था। तो आपके लिए भी एक बच्चे, या तो आपके लिए भी एक लाइन है बच्चे, या तो आप एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो या तो जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए, या तो जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए। टॉपर आपको बनना है तो जान लगानी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, तो या तो जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए। दिखावा मत कीजिए कि 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर रील सरकारें। आपको पढ़ना है और आप पढ़ें। और हमारे जो एकेडमी पे, हमारे वेदा एकेडमी पे जितनी क्लासेस कराई जा रही हैं, बड़े ध्यानपूर्वक करिए। एक भी क्वेश्चन हमारे जितने टीचर हैं ना, अगर बाहर आए तो बताना,
एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आए तो बताना, स्क्रीनशॉट लिए रखे रहना, है ना बच्चे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन चीज आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आइए, अब ये जो आंदोलन था, यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, वास्तव में एक जन आंदोलन था कि उसमें सारे लोग, जितने भी लोग थे यहाँ पे, जितने भी लोग थे वो सारे लोग एक प्रकार से सम्मिलित हुए, एक प्रकार से सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए। जन आंदोलन देख लीजिए, यहाँ पे आप सारे लोगों को देख रहे होंगे। एक प्रकार से जन आंदोलन था जिसमें छात्र, जिसमें बच्चे छात्र भी थे, मजदूर भी थे, किसान थे और हजारों साधारण लोग, जिसमें छात्र थे, किसान थे और हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी थी, भागीदारी भी देखी गई, जिसमें प्रकाश चंद्र नारायण, नाम याद रखेंगे। असहयोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से नेता सक्रिय थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से नेता सक्रिय थे, तो आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जो बंगाल से मतांगिनी हजारा, असम से कन लता बारुआ और ओडिशा से रामा देवी थी। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये नाम आपको याद रखेंगे। अगर अच्छे से आप लिखेंगे ना तो कहानी तो सारे बच्चे लिख देंगे एग्जाम में, कहानी तो एग्जाम में सारे बच्चे लिख देंगे, लेकिन जो फैक्ट लिखेगा, टू द पॉइंट लिखेगा, जानकारी लिखेगा, वो नंबर बहुत अच्छा पाएगा। वो 8, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो आप जब सारी ऐसे लिख देंगे ना बच्चे, तो आपको 4 में 4 देने पे उसको मजबूर होना पड़ेगा। एक भी नंबर काटना भी चाहेगा आपका एग्जामिनर तो नहीं काट पाएगा, इसलिए आप पूरी चीजें क्लियर रखिए। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद भी इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। ये आंदोलन जो था, अंग्रेजों ने बहुत प्रयोग किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अपने बल का बहुत प्रयोग किया बच्चे, लेकिन हमारे आंदोलन को दबाने में उसको लगभग 1 साल के लग गए। ऐसा ये आंदोलन इतना विकराल हो चुका था, दबा तो ले गए, लेकिन ये आंदोलन हमारे आज़ादी की, ये आंदोलन हमारे आज़ादी के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था। इसी आंदोलन की वजह से ये आंदोलन जो था, और इसके पहले जितने भी आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं समझ में आ गई ये चीजें कि भारतीय जो है वो जागृत हो चुके हैं, और इनके सामने अब हम वो चीजें नहीं कर सकते जो पहले से करते आए हैं। आंदोलनों के माध्यम से सारी चीजें हो रही थी बच्चे। फिर क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपके सामने, असहयोग आंदोलन पे हम चर्चा कर दिए कि भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन की चर्चा तो हम पहली क्लास में कर दिए थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पे भी चर्चा कर दिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है और क्या उसके परिणाम हुए, कैसे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने है कि पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए, इसकी 2 शर्तें लिखिए। बच्चे, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता था। इसमें क्या था ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के लिए जो था एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, और गांधी जी इसका विरोध इसलिए किए कि आप ना देश को छोटे छोटे समाज या समुदाय में नहीं बांट सकते। अगर इनके लिए अलग एक निर्वाचन मंडल हो जाता तो कहीं ना कहीं वो चीज जो थी भारत के वो जो वर्ग थे वो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन से दूर हो जाते, और गांधी जी को आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, और इसीलिए इस पे एक पूना में समझौता हुआ। तो इस समझौते में क्या थी, उसकी 2 शर्तें आपको लिखनी है। तो देखिए, पूना पैक्ट था क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया, एक संगठन बनाया बच्चे। उस संगठन का जो नाम था वो दलित वर्ग एसोसिएशन था, और उन्हें संगठित किया। दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हो गया, क्योंकि वो अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, इसलिए इनका क्या हो गया, दोनों लोग का विवाद हो गया। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग
मान ली। अब अंबेडकर जी की बातें जो थी वो ब्रिटिश सरकार मान गई, अंबेडकर जी की जितनी बातें थी वो ब्रिटिश सरकार मान गई। और मानने के बाद जब वो मान गई तो गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन कर देते हैं, आमरण अनशन कर देते हैं। और आमरण अनशन के बाद यही हमारा पूना पैक्ट होता है या पूना समझौता होता है। आमरण अनशन कर देते हैं, है ना। तो ब्रिटिश सरकार सारी बातें मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। वही चीज यहां पर लिखी है। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। जब अलग निर्वाचन मंडल हो जाएगा तो सब अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने मंडल में जुड़ने का प्रयास करेंगे बच्चे, ना कि भारत के एक आंदोलन में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ, तो इसीलिए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, गांधी जी उसको एकीकृत करना चाहते थे। अंततः हुआ क्या बच्चे कि अंबेडकर जी ने गांधी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसका नाम था पूना पैक्ट। उस हस्ताक्षर पे समझौते के और उसकी शर्तें क्या थी, वो शर्तें देख लीजिए आप। पहली शर्त थी, इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायकी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई यद्यप इनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। दूसरा क्या था इसमें, इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों, यहाँ जो प्रांतीय विधानमंडल हुआ करता था वहां पर दलितों की जो सीटें थी वो 71 हुआ करती थी बच्चे। वो कितना हुआ करती थी, 71 हुआ करती थी। उस 71 को बढ़ाकर इसमें 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया, है ना बच्चे। तो ये था आपका पूरा पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट पे जितनी चर्चाएं हो सकती थी वो चर्चाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि साइमन कमीशन जो था, अब साइमन कमीशन पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपके आता है। तो कभी ये आप छोटे को लघु उत्तरीय में आता ही है लगभग, या तो फिर टिप्पणी करने के लिए आता है। तो साइमन कमीशन भी आपको पता होना चाहिए। ये साइमन कमीशन क्या था बच्चे, साइमन कमीशन जो था वो साइमन कमीशन आया कब भारत में, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। और ये साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया तो भारतीयों ने इसका एकदम जम के विरोध किया बच्चे। क्या किया, इसका जम के विरोध किया। और जम के विरोध करने का एक ही कारण था कि इसमें जो जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। अब भारतीय सदस्य नहीं शामिल होंगे तो आप कोई भी कमीशन लाएंगे हमारे ऊपर थोपेंगे तो हम थोड़ी ना मान जाएंगे, इसलिए इसका विरोध कांग्रेस की। तो क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो अब कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी साइमन कमीशन से, देखिए बच्चे, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, ये मैं आपको पहले ही बता दिया, एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। कांग्रेस के साथ ही उस समय के राजनीतिक दलों तथा मुस्लिम लीग आदि ने इसका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का एक खेमा आक्रोश तेवर में नजर आया। आक्रोश तेवर में मतलब क्या बच्चे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे इसके लिए, ये साइमन कमीशन जो आया इसका जम के विरोध कर रहे थे। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ क्या, कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ। अब याद रखेंगे आप, लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कहां पे हुआ, लाहौर में हुआ। ये आप याद रखेंगे, कब हुआ, 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसको मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपके मैप में भी आ जाता है, मानचित्र में भी भरने के लिए आ जाता है बच्चे। तो वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई और औपचारिक रूप से मान लिया गया या निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहाँ पे ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई बच्चे। इसीलिए हमारा जो क्या है संविधान है वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज
के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। उस दिन बच्चे जो 26 जनवरी 1930 होगा, जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस सारे लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो ये था कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था और उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये आपको पता होना चाहिए। कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था सर जी, कि साइमन कमीशन का विरोध सर जी इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, और भारतीय सदस्य नहीं था तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेहरू जी थे, उन्होंने इसका कांग्रेस के सदस्य होते हुए बहुत अच्छे से इसका जम के विरोध किया। और विरोध के पश्चात हुआ क्या बच्चे, इन्होंने एक पूर्ण स्वराज की लाहौर में मांग की, और मांग के पश्चात वहां पे एक और चीज की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना बच्चे। और एक यहां से जो पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष के लिए अच्छे से शपथ लेंगे। आइए, ये हो गई आपके साइमन कमीशन पर चर्चा। अब आता है बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड। हालांकि मैं आपको पहली वीडियो जब पढ़ा रहा था, पहली वीडियो में सुनामी क्लास की जो पहली क्लास हुई, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी हमें लगी कि थोड़ा बहुत कम हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड अलग से भी लेकर आया, अलग से भी एक चीज़ें स्लाइड बनवा के अलग से भी आपको चित्र के माध्यम से सारी चीज़ें लेकर आपके समझ आया कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे एक भी चीज अपने एग्जाम में छोड़ कर ना आए, एक भी चीज अपने एग्जाम में छोड़ कर ना आए। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी और भी चर्चा करने के लिए मैं ये आज ऐड किया हूं आपके लिए। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए भयानक हत्याकांड में 1000 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना ने मानवता को कलंकित किया। यह घटना तब घटी जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में एक सार्वजनिक हड़ताल हो गई तथा प्रत्येक स्थान पर जनसभाओं का आयोजन हो रहा था। देखिए बच्चे हुआ क्या कि ये सैफुद्दीन किचलू थे, और सैफुद्दीन किचलू के साथ में सत्यपाल जी थे, डॉक्टर सत्यपाल जी, इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो जनता इनका विरोध करने के लिए, जनता वो रोलेट एक्ट जो था, रोलेट एक्ट के माध्यम से इनको गिरफ्तार कर लिया, बिना अपील बिना दलील का कानून था, आपको पता है, तो उसके माध्यम से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका विरोध करने के लिए हमारे जो यहाँ पे सभाएं थी, जनसभाएं, वो वहाँ पे एकत्रित हुई और उसका विरोध कर रही थी। तो विरोध जब कर रही थी तो वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन मेले में सम्मिलित होने के लिए जलियांवाला बाग में हत्याकांड में बहुत सारे लोग आए थे। तो जनरल डायर को लगा कि एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि ये लोग फिर से तैयार कर रहे हैं। इसलिए किया क्या बच्चे, उसने जो वहाँ पे निहत्थे लोग थे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी, और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो अचानक बच्चे गोलियां चलवा दी और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। 1000 लोगों से अधिक लोग मारे गए। वहाँ का जो बहुत ही भयावह दृश्य था, आप देखकर डर जाएंगे बच्चे, आप देखकर डर जाएंगे। अगर आप उस पल को सोचेंगे तो आप डर जाएंगे। ये देखिए गोलियां चल रही हैं और भागने वाले एक तरफ से भाग रहे हैं, और क्या हुआ था कि जितने भी सारी चीजें थी चारों तरफ से बंद कर दी गई थी, और उसमें बस उसमें केवल भागने के लिए एक भी जगह नहीं थी, बस उसमें एक कुआं था बच्चे। तो हम ऐसा लिखा पाया गया है कि वहां पे जो कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूद गए। उस कुएं में भी बच्चे वो अपनी जान बचाने के लिए तर ऊपर कूद गए। वो एक के ऊपर एक कूदते गए, तो एक के ऊपर एक कूदते गए कि हमारी जान बच जाएगी, हमें गोली नहीं लगेगी। ऐसा था, ये ऐसा भयावह घटनाकांड था। इसलिए हमारे लिए जो है बहुत ही शर्मनाक घटना थी, क्या बताएं। लेकिन ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं, हमारे द्वारा किए गए संघर्ष आज सफल हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें बाग के मुख्य द्वारों को बंद करवा दिया गया। बताया ना कि जितने भी आपके पास द्वार थे वो सारे बंद कर दिए गए, और उसमें जितने भी लोग फंसे थे सबको एक तरफ से गोलियों से ही धुन डाला गया। तो बच्चे बाग के द्वार को क्या किया, बंद करवा दिया गया। बिना किसी चेतावनी को निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दिया गया। लगभग 20,000 लोग इस बाग में एकत्रित हुए थे और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। जबकि ये बच्चे सरकारी आंकड़ों में अपने क्या बताते हैं कि नहीं, 1000 लोग नहीं मारे गए, 779 लोग ही मारे गए। इस घटना से
में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया। इस स्थिति पर नियंत्रण, जो ये स्थिति थी, इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 15 अप्रैल की सुबह अमृतसर तथा लाहौर में बच्चे क्या किया गया, 16 अप्रैल को और अमृतसर लाहौर 16 अप्रैल को, गुजरावाला 19 अप्रैल को गुजरात एवं 24 अप्रैल को लायलपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ जब ये लागू कर देते हैं बच्चे तो इस घटना पे नियंत्रण ये पा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी ना बच्चे कि यह घटना होने के बाद में हमारे यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश भड़क गया था। तो आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इससे डीप में आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला, इतनी चीज़ आप पता करिए क्या मैं आपको बता दिया, मतलब आप याद रखिए। फिर आता है बच्चे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि अभी इसी रोलेट एक्ट की वजह से ही हमारे जो क्रांतिकारी थे वो गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद में हुआ क्या था कि जब क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे तो वहाँ पे सारे लोग उसका विरोध करने के लिए अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, तो फिर ये सारी घटनाएं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो रोलेट एक्ट क्या था बच्चे? रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया एक दमनकारी मतलब वही बच्चे कि आपके किसी भी बात को नहीं सुना जाएगा, जो कहेंगे वो हम कहेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे। तो एक ये दमनकारी कानून था। इस कानून का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना बताया गया, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए किया जा रहा था। बच्चे जब ये रोलेट एक्ट आया तो अंग्रेज जो बता रहे थे कि आपके यहाँ बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, हम आपकी घटनाओं को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लाए हैं, लेकिन वास्तव में हमारी स्वतंत्रता को ये कुचलने के लिए लाए थे ना बच्चे, लाए थे। बस वो एक बहाना बता रहे थे कि आपके जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन वो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए लाए थे। इस अधिनियम के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना मुकदमा चलाए और बिना वकील के बिना अपील के, बताया ना, बिना अपील बिना दलील का एक कानून था, लंबे समय तक जेल में बंद कर सकती थी। प्रेस पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। पहले क्या होता था, प्रेस जो होता था वो स्वतंत्र होता था, लेकिन धीरे धीरे प्रेस पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, जब हम कहीं ना कहीं पत्राचार करते हैं, प्रिंट मीडिया में रहते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग देखते हैं कोई भी घटना होती है वो तुरंत हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा आदि पे आ जाती है। वैसे क्या था कि ये सोचे कि हम प्रेस पर रोक लगा देंगे तो चीज़ें जो होगी वो कहीं ना कहीं विस्तृत होने से बच जाएंगी। सारी चीज़ें जब इधर उधर से होने से बचेंगी तो एक सीमित क्षेत्र में रहेंगी, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान रहेगा। तो प्रेस पर भी पाबंदियां लगा दी। इस कानून का भारतीयों ने तीव्र विरोध किया, क्योंकि यह मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की। जगह जगह पर हड़तालें, सभाएं, प्रदर्शन हुए। पंजाब में इसका विरोध विशेष रूप से उग्र हुआ। पंजाब में इसका जो बच्चे विरोध हुआ वो विशेष रूप से हुआ, जिसके दौरान वहां पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मैं आपको इसके पहले ही चर्चा कर चुका हूं। ये जो कानून था, रोलेट एक्ट कानून था। अब देखिए बच्चे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो कहीं ना देखिए एक जेल की टुकड़ी बनी हुई है, फिर उसके बाद में उस पर हथौड़ा लगा हुआ, मतलब जो है वो हम हैं और कोई नहीं है। इस कानून का भारतीयों ने तीव्र विरोध किया, क्योंकि यह मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह शुरू कर दिया। जगह जगह पर हड़तालें। वही चीज ये इस तरफ वाला सेम इस तरफ आ गया है। तो आप ठीक है, यहाँ पे कर लिए, वहां भी कर लिए, आपका 2 बार रिवीजन हो गया। अब देखिए, रोलेट एक्ट ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो रोलेट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रोलेट एक्ट भी आपके एग्जाम में आता है।
अब कांग्रेस आते हैं, तो बच्चे भारतीय, इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। मैंने कहीं आपके एग्जाम्स में ही क्वेश्चन आया था, मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसके क्या उपदेश थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसके क्या उपदेश थे, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन जो आया था, इसीलिए ये चीजें आपके लिए ली गई हैं कि अगर दोबारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, दोबारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको कर जाएं। तो पहले बच्चे कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी एओ होम ने की थी और कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो बेमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना था जहां से वे अपने विचारों को रख सकें और अपनी समस्याओं पर चर्चा कर चुके। इसके पहले क्या होता था बच्चे, हमारे पास कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को रख सकें, हम अपने विचारों को अंग्रेजों के समक्ष रख सकें। और अपने विचारों को जब हम अपने विचारों को रख पाएंगे तो आप हिसेली रूप से रखेंगे तो कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। तो इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई उसका उपदेश क्या था, उसका उपदेश था एकता और अधिकार और सुधार पर बल देना, एकता अधिकार और उस पे सुधार पर बल देना। फिर क्या था कांग्रेस का मुख्य उपदेश, कांग्रेस की स्थापना का बच्चे जो मुख्य उपदेश था, कांग्रेस की स्थापना का जो मुख्य उपदेश था वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों में सुधार करना, भारतीयों के प्रशासन में आर्थिक अधिकार दिलाना और देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। प्रारंभ में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना, निवेदन और प्रस्ताव के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन बच्चे क्या हुआ, शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं सारी चीजें नहीं हो पाई। उसके बाद में तो फिर इसका विरोध भी हुआ, उग्रवादी लोग आए और उग्रवादियों ने अपने अकॉर्डिंग चीजों को करना शुरू किया। उसमें शांति वांति नहीं थी, उसमें बस सीधा विरोध ही विरोध था। बाद में कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख संस्था बन गई और भारत को आज़ादी दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, भारत को आज़ादी दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये कहिए कांग्रेस भैया। अब कांग्रेस के बाद आता है बारदोली। ये बारडोली नहीं है बच्चे, बारदोली रहेगा। तो इसको आप बारदोली कर लीजिए, तो हो गया बारदोली। तो अब आती है बच्चे कि बारदोली क्या था, बारदोली सत्याग्रह क्या था और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह क्या था और किसके द्वारा शुरू किया गया था, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारदोली, यहाँ पर भी डोली लिख गया लेकिन आप समझिए कि बारदोली है, बारदोली तालुका में हुआ था। यह आंदोलन किसानों पर लगाए गए भूमि कर लगान में बढ़ोतरी के विरोध में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने लगान में लगभग 22% की वृद्धि कर दी जिससे किसान अन्यायपूर्ण मानते थे। तो ब्रिटिश सरकार जो थी बच्चे वो क्या थी, टैक्स में 22% की वृद्धि कर दी। और टैक्स में 22% की वृद्धि कर दी तो हमारे जो थे वहां पे सुभाष चंद्र बोस नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में ये सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह के माध्यम से विरोध किया कि 22% जो कर में वृद्धि की गई है इसको नहीं किया जाना चाहिए। तो इस आंदोलन था, इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके मार्गदर्शन में किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से कर न देने का संकल्प लिया। सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने अहिंसा और अनुशासन का पालन किया। सरकार ने अंग्रेजों की जमीन और पशु जब्त किए, फिर भी किसान अपने निर्णय पर डटे रहे। दबाने का तो प्रयास इन्होंने किया लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे बच्चे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। अब अंत में क्या हुआ, जब आप अपने जिद पर अड़े रहेंगे
जब आप अपने जिद पर अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को झुकना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपने मंजिल को पाने के लिए बच्चे, अगर आप अपने मंजिल को पाने के लिए अपने जिद पर अड़े होंगे तो मंजिल को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जो अपने सपनों में जान रखते हैं बच्चे, जो अपने सपनों में जान रखते हैं और जान रखने के साथ साथ उसके लिए प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपनों में जान रखिए प्रयास करिए ही मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को अंततः झुकना पड़ा बच्चे, और जो बढ़ा हुआ लगान था उसे वापस ले लिया गया। इस आंदोलन की सफलता से सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो बच्चे सरदार की उपाधि जो थी इनको, वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की शक्ति और एकता को स्पष्ट रूप दिखाया, है ना बच्चे। तो ये बारदोली सत्याग्रह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आती है बात 1857। तो जब राष्ट्रवाद का उदय, भारत की बात आती है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय की, तो उसमें एक क्रांति थी 1857 की क्रांति बच्चे, उसको भी आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति क्या थी बच्चे? कि 1857 की क्रांति जो थी, 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो ये क्रांति जो थी वो भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है, या ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोध में हुआ था। इसके बच्चे कई कारण थे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, भारी कर व्यवस्था, उद्योग का पतन और सैनिकों के साथ भेद भाव और असंतोष का जन्म। लेकिन इसका जो बच्चे, ये तो जो आपका जो था कहीं ना कहीं दीर्घकालीन कारण हो जाए, लेकिन इसका जो तत्कालीन कारण था, वो तत्कालीन कारण क्या था कि वहां पे जो चर्बी लगे कारतूस थे, तो उसको वो जो चर्बी लगे कारतूस थे उसका प्रयोग करने के लिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो थे, जब चर्बी लगे कारतूस आए तो उसमें क्या होता था कि जो होती थी बच्चे गन होती थी या पिस्टल होती थी, उसको दागने से पहले मुंह से उसको काट के तब उसको भरना पड़ता था। तो हुआ क्या कि उसमें चर्बी लगी होती थी। तो हमारे हिंदू और मुसलमान सैनिक जो थे उसका विरोध किए, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ, और क्या हुआ, विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इसके प्रमुख नेता थे, इस क्रांति के जो प्रमुख नेता थे बच्चे, वो थे बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली से कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे झांसी से थी, नाना पाटेकर साहब जो, और तत्या टोपे, ये सब जो थे ये कानपुर से, और कुंवर सिंह जो बिहार से हमारे क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। यद्यपि यह क्रांति असफल रही। अब ये क्रांति तो असफल हुई बच्चे, असफल होने के कई कारण थे, क्योंकि जो क्रांति हमारी हुई वो एक समय पर नहीं हुई, और जो क्रांति कर रहे थे वो हमारे जो भारतीय थे वो अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे थे। तो अंग्रेजों को जब इसको दबाने का कहीं ना कहीं मौका मिल जा रहा था। एक साथ अगर ये क्रांति हुई होती ना, तो ये क्रांति जो थी बहुत लाभकारी सिद्ध होती हमारे लिए। वैसे हुई हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि लाभकारी नहीं थी, बहुत ही अच्छी लाभकारी सिद्ध हुई, लेकिन और भी अच्छी सिद्ध होती अगर ये एक साथ, ये पूरी क्रांतियां एक साथ, ये सारे लोग जितने भी लोग थे एक साथ मिलकर एक ही दिन ये निर्णय लेते कि एक ही दिन सारी क्रांति करनी है। तो ये हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन हुआ, तो अंग्रेजों को दबाने के लिए उसको क्या हुआ, समय मिल गया ना बच्चे, अंग्रेज उसको दबा ले गए क्रांति को। यद्यपि यह क्रांति असफल तो रही बच्चे, फिर भी इसके प्रमुख परिणाम महत्वपूर्ण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन जो था, वहां भारत का जो शासन था बच्चे वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन किया करती थी बच्चे, लेकिन क्या हुआ जब ये क्रांति हुई तो इस क्रांति के माध्यम से, इस क्रांति जब हो गई तो इस क्रांति के बाद वहां जो थे हमारे जो वहां पे जो ब्रिटिश में वहां क्राउन था, तो उसको लगा कि कंपनी तो ऐसे हमारे शासन को ही बर्बाद कर देगी, तो अपना जो पूरा शासन था वो अपने हाथों में ले लिए, ब्रिटिश क्राउन में चला गया। अब 1857 के बाद, 1857 की क्रांति 1858 में बच्चे, 1858 के बाद, क्रांति के बाद जस्ट एक साल बाद 1858 से भारत का जो शासन था वो ब्रिटेन से होने लगा, वहाँ के क्राउन से होने लगा। इस
इस क्रांति ने भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना जागृत, इस क्रांति में भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना जागृत की और आगे की स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। तो 1857 की क्रांति, बच्चे आपको इतना चीजें आपके एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, आपको इतना चीजें आपके एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, है ना। और ये हमारा चित्र है जो हमारे क्रांतिकारी जी थे। अब आता है क्वेश्चन, आपके जो कहीं ना कहीं पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर का जो बची चीजें थी वो मैं आपको करा चुका, जैसे कुछ चीजें बच गई थी तो मैं सोचा इस वीडियो में ऐड कर लूं। कोई भी चीज छोड़ने से अच्छा है, छोड़ने से अच्छा है कि वो आपके लिए करा दी जाए, भले ही हमको 1 घंटा और लगेगा, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे कि हमारे सर तो कराए ही नहीं, हमको बस केवल हवा बना कर रख दिए थे कि ये करा देंगे सुनामी सीरीज में, वो करा देंगे और आया कुछ नहीं। तो आएगा सब बच्चे, अब बस आप पढ़ते जाए। वैश्वीकरण क्वेश्चन है, वैश्वीकरण वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से वैश्विक व्यापार और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। तो वैश्वीकरण बच्चे होता क्या है, वैश्वीकरण पहले आपको पता होना चाहिए। वैश्वीकरण होता है कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे देश में कोई भी चीज़ हो रही है, हमारे देश में कोई भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो इस देश को देना, यहाँ से यहाँ देना, यहाँ से यहाँ देना। मतलब क्या है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बच्चे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अपनी अर्थव्यवस्था को बच्चे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। और यह वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कई आधार पे हो सकते हैं, जैसे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार के तौर पे जोड़ सकते हैं, तकनीकी के तौर पे जोड़ सकते हैं, मतलब तकनीकी के तौर पे जोड़ सकते हैं, प्रौद्योगिकी के तौर पे जोड़ सकते हैं, सेवा के तौर पे जोड़ सकते हैं, निवेश के तौर पे जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जोड़ूंगा जरूर मैं। आप अगर वैश्वीकरण की बात आएगी तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है बच्चे, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो अब जब वैश्वीकरण हुआ तो उसके प्रभाव क्या हुए, फिलहाल एक क्वेश्चन में प्रभाव पे चर्चा करनी है तो प्रभाव पे चर्चा करते हैं। उत्तर है वैश्वीकरण एक आर्थिक पद्धति है, इसका संबंध विभिन्न देशों, लोगों, वस्तुओं, सेवाओं से उत्पन्न गतिविधियों की अनुमति से है। वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार और निवेश को तीव्र गति से वृद्धि की। विभिन्न देशों के बीच एक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का जो क्या हुआ बच्चे, वो आयात और निर्यात होने लगा। एक से अधिक वस्तुएं एवं सेवाओं का निवेश हुआ, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हुआ और इसका मुख्य उपदेश था उदाहरण के लिए, ठीक है बच्चे, इसका जो मुख्य उपदेश था वैश्वीकरण का मुख्य उपदेश था कि अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करना, अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना। मतलब मैं आपको सरल शब्द में बता चुका हूं कि अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चे, हम सूचना जो होती है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और विकास को ले सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दुर्गति से परिवर्तित हो रही है। भारत में रहने वाला लंदन में रह रहे व्यक्ति रिश्तेदार से बात कर सकता है, जो दूरसंचार के माध्यम से संभव हुआ है, अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण ही संभव हुआ है। बच्चे क्या होता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, अभी हमारे पास एक फोन आए और तुरंत मैं वहाँ अपने घर की भी जानकारी ले सकता हूँ। तो ये सब प्रक्रियाएं कैसे संभव हुई, वैश्वीकरण के माध्यम से संभव हुई। आज हम अपने घर पे रहते हैं, चलिए ठीक है, घर पे रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम अगर कहीं बाहर पढ़ने गए हैं तो अपने मम्मी पापा से सुबह शाम बात कर लेते हैं। ये सब सारी चीजें बच्चे हमारे वैश्वीकरण के माध्यम से ही संभव हुई हैं। तो आपसे प्रभाव पूछेगा तो जरूरी नहीं कि आप किताब की भाषा लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को लिख सकते हैं, है ना। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले क्या क्या कारक है बच्चे, कि वैश्वीकरण अगर संभव हो रहा है तो उसके क्या क्या कारक हैं या क्या क्या कारण है कि वैश्वीकरण हमारा संभव हो रहा है। तो पहला है प्रौद्योगिकी में तीव्र
प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति विगत जो 50 वर्षों में बच्चे परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं को तीव्र आपूर्ति को कम लागत में संभव बना दिया है। क्या क्या है बच्चे, ये देखिए, ये है आपका एक जहाज उड़ रहा है और हमारे विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो हम क्या करते थे, पहले हमारे पास सुविधाएं तो थी, मान लीजिए हमारे पास जितनी भी सुविधाएं थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमको बहुत टाइम लग जाता था। तो ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये संभव हुआ कि हम अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके माध्यम से क्या हो बच्चे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व में सेवाओं और उत्पादन का विस्तार किया और दूर संचार सुविधा जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स और उपग्रह संचार का उपयोग विश्व से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जा रहा है। बच्चे मैं आपको बताया ना फोन के बारे में, फोन का आपका है, आप तुरंत फोन मिलाते हैं, तुरंत बात हो जाती है, तुरंत मैसेज करते हैं, तुरंत आपका काम हो जाता है। तो ये सब कैसे संभव हुआ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हुआ। फिर उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या थी बच्चे, वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार के क्षेत्र में अन्य देशों से एक दूसरे का संबंध वैश्वीकरण का परिचायक है। अब ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी बच्चे, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसमें निभाई थी, वैश्वीकरण में। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी व्यापार के क्षेत्र में अन्य देशों से एक दूसरे का संबंध वैश्वीकरण का परिचायक बनी। अब बच्चे वैश्वीकरण पे चर्चा हो गई, वैश्वीकरण के बाद में एक क्वेश्चन है आपके सामने कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय जो महामंदी थी और बताइए जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बच्चे जो ये महामंदी थी इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये महामंदी थी क्या, इस पे चर्चा करेंगे और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि महामंदी का क्या आशय है, इसके दो प्रमुख कारण बताइए और दो प्रभावों को भी लिखिए, ये क्वेश्चन पूछ ले फिर भी आप वही लिखेंगे आंसर। और फिर है वैश्विक आर्थिक महामंदी, इस बच्चे वैश्विक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई तो ये है वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, वो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये भी आपके ऐसे यही क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज को घुमाने का कार्य कर रहा है, बस बच्चे केवल लैंग्वेज को घुमाने का काम कर रहा है। तो आप इतना मानिए कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो आएगा लेकिन लैंग्वेज हो सकता है घुमा के आए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो हम क्या क्या लिखेंगे। अब आपसे चाहे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, ये पूछे तो आपको जो बच्चे ना इतने सारे क्वेश्चन, ये सारे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन जो भी पूछे ये चारों में से जो भी क्वेश्चन पूछे उसके बाद में जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज लिखनी है। ये चारों पूछ लें, ये चारों में से एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको लिखना कैसे है वो सारी चीजें आगे दी गई हैं। तो महामंदी से आशय, पहले तो आपको महामंदी के बारे में पता होनी चाहिए। बच्चे होता क्या है कि महामंदी शब्द का मतलब होता है कि जो हमारा जो अर्थव्यवस्था हमारी होती है उसमें कहीं मंदी आ जाना। और अर्थव्यवस्था में मंदी कैसे आती है, तो इसका जो अर्थव्यवस्था में मंदी आने का जो कारण था बच्चे, वो कारण था कि जो किसान लोग थे, अभी कारण पे चर्चा होगी लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यों आई थी। तो किसान लोग जो थे उनका उत्पादन बहुत बढ़ गया। क्या बढ़ गया बच्चे, उनका उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मान लीजिए हमारे यहाँ 10 केजी, इस समय मान लीजिए 10 केजी टमाटर
हम उत्पादित कर रहे हैं, 10 केजी टमाटर हम उत्पादित कर रहे हैं, और हमारे देश में हमको 10 केजी टमाटर की आवश्यकता नहीं है बच्चे, हमको केवल 1 केजी टमाटर की आवश्यकता अगर है, और हमारे किसान लोग 10 केजी टमाटर की जो है उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या होगा, टमाटर का मूल्य जो होगा बच्चे, टमाटर का मूल्य जो होगा बच्चे, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, क्योंकि हमको इतने की ज़रूरत है, ना कि इतने 9 किलो आप ज़्यादा उत्पादित कर रहे हैं। तो आप ये जो किसान वर्ग होगा इस टमाटर का मूल्य घटाएगा, इसलिए घटाएगा बच्चे कि घटाएगा कि हमारे जो टमाटर हैं वो बाजार में बिक जाएं, तो बाजार में बिक जाएं, ये टमाटर का मूल्य इसीलिए घटाएंगे। तो हुआ ऐसे ही था, यहाँ भी हुआ कि जो हमारे यहाँ किसान लोग थे, बात है 1929 की, तो 1929 में किसानों का उत्पादन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ गया, किसानों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ गया, इस वजह से महामंदी आई। तो क्या है महामंदी का आशय, महामंदी से आशय है एकदम बड़े स्तर पर मंदी आने से, महामंदी का आशय है कि एकदम बड़े स्तर पर मंदी आने से। महामंदी शब्द का प्रयोग समानता वर्ष 1929 में अमेरिका में आई मंदी के लिए किया जाता है। अब अमेरिका में क्यों आई थी, अमेरिका में क्यों आई थी बच्चे, उस पर भी आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप इतना जानिए कि महामंदी का आशय क्या था। तो ये अमेरिका में आई महामंदी के से लिया जाता है। महामंदी वर्ष 1929 में शुरू हुई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संचार के अधिकांश देशों में उत्पादन रोजगार क्या था बच्चे, उत्पादन जो था रोजगार था, आय और व्यापार में अधिकतम गिरावट को महसूस किया गया, अधिकतम गिरावट को महसूस किया गया बच्चे। अब देखिए इसके बाद में महामंदी के लिए उत्तरदायी क्या क्या कारक थे। महामंदी के लिए जो उत्तरदायी कारक थे, मैं आपको बताया था ना कि कृषि का जो उत्पादन जो था, मूल्य जो था वो घट गया। अब मूल्य घटा क्यों, क्योंकि बच्चे कृषि का उत्पादन जो था वो अधिक हो गया। तो मैं आपको बताया कि जब चीज़ें ज़्यादा होंगी और हमको उसको उपयोग करने वाले लोग कम होंगे, जब चीज़ें ज़्यादा होंगी और उपयोग करने वाले लोग कम होंगे, तो होता क्या है बच्चे कि उसका मूल्य घट जाता है। अब हम अपनी चीज़ों को बेचने का प्रयास करेंगे, होता क्या है कि मैं आपको बताया अभी ना कि हमारे पास 10 किलो अगर टमाटर हैं, हम 10 किलो टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, और 10 किलो टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारे समाज में अगर 1 किलो टमाटर की आवश्यकता है, तो बच्चे 9 किलो टमाटर जो होगा, 9 किलो जो हमारा ये टमाटर होगा वो कहाँ जाएगा, वो बच्चे आपका बिक नहीं पाएगा। तो हमने अगर उसका उत्पादन किया है, तो उस उत्पादन जब किया है, तो मैं इसको पहले अगर 10 रुपये में बेचता था, तो कोशिश करूंगा कि अब इसको मैं 1 किलो जो है वो 5 रुपये में बेचूं, और 5 रुपये में जब बेचूंगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा बिकना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जितने टमाटर थे वो बिक जाएंगे। अब होता क्या है, वही चीज़ यहाँ भी हुई, उत्पादन तो बढ़ गया, अब उत्पादन बढ़ने की वजह से बच्चे मूल्य गिरा। ऐसे जैसे मैं आपको यहाँ समझाया कि मूल्य कैसे गिरते हैं, वैसे यहाँ भी महामंदी के दौरान भी मूल्यों में गिरावट आई थी बच्चे। चलिए फिर ये क्या हुआ कि कृषि, पहला जो इसका कारण था बच्चे, बता दिया आपको कि कैसे क्या होता है। तो पहला जो कारण था, कृषि के उत्पादन की अधिकता हुई, अधिकता की समस्या का बने रहना। जब कृषि का उत्पादन जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, उसी समस्या की वजह से यहाँ के जो उत्पादन का मूल्य था वो घट गया, और किसानों की अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का जो तो विस्तार करने का प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई। बच्चे बताया ना कि इससे क्या होता है, जब आप बेचने का प्रयास करेंगे और चीज़ें आपके पास ज़्यादा रहेंगी, तो आप कम दाम में ज़्यादा ही बेचने का प्रयास। ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ आलू बिकता है, तो आलू गांव में बिकने आते हैं, इस समय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आलू गाँव में अगर बिकने आते हैं, तो आलू होता है ना कि एक ठेले पर आए तो वो कह रहे हैं कि 10 रुपये में 10 किलो आलू जो आपको 100 रुपये में मिल रहे हैं, और एक कोई आता है वो कहता है नहीं 100 रुपये में मैं आपको 11 किलो आलू दूंगा। तो बिकेगा बच्चे किसका, जो 11 किलो आलू देगा, लेकिन ज़्यादा उसका बिकेगा, लेकिन मूल्य तो उसने कहीं ना कहीं अपना गिराया। तो ऐसे ये लोग भी थे, इनका भी मूल्य गिर गया, इसलिए महामंदी आई। फिर आता क्या है दूसरा कारक क्या था, 1920 के दशक के मध्य में बहुत
बहुत से देश जो थे वो अमेरिका पहले अमीर हुआ करता था और अभी भी अमीर है, अभी गरीब नहीं हुआ है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर है। तो अमेरिका अमीर था और वो विभिन्न देशों को जो था वो कर्ज दे रखा था। क्या दे रखा था बच्चे? विभिन्न देशों को कर्ज दे रखा था। और जब कर्ज दे रखा था तो क्या था, कर्ज दे रखा था तो जिन बैंकों को कर्ज दे रखा था, जब मंदी आई तो वो बैंक जो थे कहीं ना कहीं दिवालिया हो गए। और दिवालिया होने के बाद में वहाँ अमेरिका का जो रुपया था वो वापस नहीं कर पाए, तो वहाँ भी धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न हो गई। तीसरा कारक जो था बच्चे, अमेरिका जो ये तीसरा कारक था, अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। अमेरिका जो था इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। जैसे बताया कि अमेरिका विभिन्न देशों को अपना कर्ज दे चुका था और कर्ज हमें मिलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये हैं और फिलहाल जितने लोगों को ज़रूरत है मैं उनको दे दूं, और मेरी ज़रूरत पर अगर हमें नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर होऊंगा कि नहीं होऊंगा? आप बोलेंगे सर आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस महामंदी का शिकार हो गया और घरेलू ऋण वापिस लेना शुरू कर दिया। इसे ऋण वापसी के नाम से जाना गया। किसान की उपज जो थी उपज नहीं बेच सके, किसान जो थे वो उपज नहीं बेच सके। जब बच्चे मूल्य नहीं रहता है बाजार में, जो बच्चे बाजार में मूल्य नहीं रहेगा, हमारे पास रुपए नहीं रहेंगे, तो किसानों के पास कितनी भी चीज़ें हों हम खरीद नहीं पाएंगे। बात किसानों की नहीं है, आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए कि आप बाजार में गए हैं, आपके पास केवल 500 रुपये हैं, ठंडी का दिन चल रहा है, आपके पास केवल 500 रुपये हैं, ठंडी का दिन चल रहा है और आपको 2 स्वेटर लेने हैं, आप 2 भाई हैं और 2 स्वेटर लेने हैं आपको 250 रुपये में। तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे कि आप 250 में 2 स्वेटर ले लेंगे। अब बाजार में बच्चे बहुत सारे स्वेटर हैं, आप 2-2 हज़ार का स्वेटर ले सकते हैं, 3-3, लेकिन हमारे पास अगर रुपये नहीं रहेंगे तो हम कैसे लेंगे? तो हुआ यहाँ भी वही कि किसानों के पास चीज़ें तो बहुत थी, उत्पादन उनका बहुत था, लेकिन बाजार में जो था वो मूल्य नहीं था, और बाजार में जब रुपए नहीं थे तो उनके किसान की सारी चीज़ें जो हुई वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गई। परिवार जो हो गए तबाह हो गए और व्यापार ठप हो गए। अंततः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली जो थी वो धराशाही हो गई। अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशाही हो गई क्योंकि बैंक निवेश, अब जो बता रहे हैं ना बच्चे कि ये अपना पहले से कर्ज दे चुका था इधर उधर, तो जो बैंक निवेश एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं ने ऋण लौटा पाने में असमर्थ होते थे। बताया ना कि आपको कि जब ये जो ऋण दे चुके थे, ऋण यहाँ से मान लीजिए ये बड़े अच्छा सा बनाया हुआ है, इसको हम ध्यान नहीं दिए, तो देखिए ये बैंक है और यहाँ से ऋण दे चुके हैं, ठीक है। तो अब ऋण दे चुके हैं, अब इनके पास मुद्राएं नहीं हैं, तो ये ऋण वापस कैसे करेंगे? तो जब ऋण वापस नहीं किए बच्चे तो अमेरिका परेशान हो गया और ये लोग असमर्थ थे। ऐसा नहीं है कि इनको देना नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये देना नहीं चाह रहे थे, इनके पास मुद्राओं की कमी हो गई थी मंदी के कारण, इसलिए नहीं दे पाए। तो आयात के कर दोगुने करके मंदी में अपने अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिसमें विश्व पर बुरी तरह से नष्ट हो गए। विश्व व्यापार जो थे वो बुरी तरीके से नष्ट हो गए। अब बच्चे महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उस पर चर्चा करते हैं। तो महामंदी के कारण भारत के आयात और निर्यात का अर्धपतन हो गया और हुआ क्या कि प्रारंभिक उत्पादों जैसे गेहूं और जूट का मूल्य जो था बच्चे वो 1928 और 1934 के बीच तेजी से गिर गया। अब जब मूल्य गिरा बच्चे तो गेहूं और जूट का उत्पादन करता कौन है? हमारे किसान लोग करते हैं। तो देखिए हम चित्र में आपको दिखाए हैं कि किसान कितना परेशान है। गेहूं और उसका जूट का मूल्य जो गिर गया और किसान देखिए कितना परेशान दिखाई दे रहा है, ऐसे सिर पे हाथ रखकर। जैसे क्या होता है ना, हमारे यहाँ गेहूं इस समय मान लीजिए बोया है, अब गेहूं बोया है तो अब दिन रात एक करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और एक दिन आए क्या हुआ कि उसको सारी चीज़ें क्या हुआ अस्त व्यस्त हो गई रात में। तो वही हुआ कि यहाँ पे हुआ कि गेहूं और जूट जो था उसका मूल्य जब गिर गया तो किसान कहीं ना कहीं परेशान हो गए और 1928 से 1934 के बीच तेजी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने स्वराज की मांग को राजस्व की मांग जो थी वो कम करने से मना कर दिया, इसीलिए किसान बुरी तरीके से संकट में आ गए। फिर ये एक प्रभाव हो गया बच्चे। उसके बाद दूसरा प्रभाव क्या था? इस अवधि के दौरान भारत की कीमतें जो धातुओं और विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया बच्चे। सोने का जो निर्यात कर रहा था भारत, वो बाद में महामंदी के दौरान कहीं ना कहीं कम हुआ। इससे क्या हुआ? वैश्विक आर्थिक
उपाधि अर्थात आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिला, लेकिन लेकिन क्या हुआ, इसके विपरीत एक कार्य हुआ जिससे भारतीय किसानों को बहुत 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 कम लाभ हुआ और पूरे भारत में किसानों की दशा खराब हो गई। ये जो बच्चे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की जो चर्चा होती है उसमें किसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसका तीसरा कारण था कि नियमित आय वाले लोग जो थे वो मूल्य के गिरने के कारण कम समस्या का सामना कर रहे थे। बच्चे जिनकी आय नियमित होती है उनको कोई परेशानी नहीं हुई इसमें, और फिर उसके कम समस्या का सामना करना पड़ा। और 1931 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े थे बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, इसका क्या उपदेश था, अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, है ना। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो नीचे वाला क्वेश्चन पूछेगा, या फिर पूछेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में ब्रिटेन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि समझौते की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी समझौता होता है उसके पीछे के कई कारण होते हैं बच्चे। इसका जो कारण था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें बहुत सारी हानियां हुई थी, हमारे व्यापार जो थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे, और हमारी जो पूंजी थी वो कहीं ना पूंजी जो थी वो सारी चीजें जो थी इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इसी पूंजी को बनाने के लिए हमारे इस ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया, और ये ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में क्या था, देखिए जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर, नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है और आता भी है कि अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर, ठीक है। तो ये पूछेगा कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे यहाँ पर हुआ था, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता नामक क्या करते हैं बच्चे कि ब्रिटेन का नाम सुनकर ब्रिटेन लगा देते हैं आंसर में, तो वो आपको नहीं लगाना है, आपको याद रखना है अमेरिका। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। इसे ब्रिटेन वुड्स समझौता के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है बच्चे, ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। और फिर क्या हुआ, सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए जब युद्ध हुआ था बच्चों, तो कहीं ना कहीं व्यापार में घाटा हुआ। व्यापार में घाटा होने के साथ साथ उनके स्वदेशी जो पूंजियां थी उनमें नुकसान हुआ। तो उससे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे सर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के दौरान की गई थी। फिर होता है युद्ध के बाद पुनर्निर्माण हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए, अब धन की व्यवस्था, ये इसकी स्थापना किसके लिए की गई, धन की पुनः व्यवस्था करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसलिए विश्व बैंक एवं IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्था अथवा ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के दौरान कौन सी दो संस्थाएं स्थापित हुई, तो आपको पता होना चाहिए IMF और विश्व बैंक। तो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, इसका देखिए बड़े अच्छे फिगर में आपको दिखाया गया कि ये दोनों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप बताएंगे एक IMF था सर और एक विश्व बैंक था। अब आती है बात बच्चे कार्न लॉ, एक क्वेश्चन है, तो बच्चे कार्न लॉ की बात आती है। कार्न लॉ क्या था,
तो पहले आप समझिए इसको कॉर्न लॉ, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कॉर्न लॉ क्या था और था क्या, उसके बाद में इसके प्रभाव क्या हुए, इसका कारण क्या था, और इसको फिर ये कानून बनाया क्यों गया, इसको निरस्त क्यों किया गया, उस पर चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, कॉर्न लॉ को निरस्त होने के बाद, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। बच्चे इसको तो स्पष्ट करने से पहले, इसको मैं स्पष्ट करने से पहले आप ये चित्र देखिए, आप ये चित्र देखिए। कॉर्न का मतलब होता है बच्चे मक्का, कॉर्न का मतलब होता है मक्का और लॉ का मतलब होता है कानून। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉर्न लॉ का मतलब हो गया मक्का कानून। अब मक्का कानून जो था, मक्का कानून जो था, मक्का कानून जो था वो बच्चे ब्रिटेन में लागू हुआ, ब्रिटेन में लागू हुआ। तो सर आप बोलेंगे लागू क्यों हुआ था, तो बच्चे उसका लागू होने का कारण जो था, इसके लागू होने का कारण था जो वहाँ का जमींदार वर्ग था, वहाँ का जो जमींदार वर्ग हुआ करते थे, वहाँ के जो जमींदार वर्ग हुआ करते थे, जमींदार वर्ग हुआ करते थे, ये जमींदार वर्ग क्या किए कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हम मक्का उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पे हम जितनी मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, इसी मक्के का प्रयोग यहाँ ब्रिटेन के लोग करेंगे, तो इसी मक्के का उपयोग ब्रिटेन के लोग करेंगे। इसीलिए जमींदार अपने फायदे के लिए वहाँ की सरकार पे दबाव बना के वहाँ पे कॉर्न लॉ लागू करवा दिया, मक्का कानून लागू करवा दिया। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जब उत्पादन कम रहता है, उत्पादन जब आपका कम रहता है, तो जब आपके बच्चे उत्पादन कम रहेगा तो मूल्य उसका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, मूल्य उसका बढ़ जाता है। जब उत्पादन कम रहता है, जब उत्पादन कम होता है बच्चे, तो उसका, अब हमारे पास चीज़ें कम हैं और चीज़ें कम हैं, उसको उपभोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मूल्य में वृद्धि होगी। हुआ यहाँ भी वही कि ये जमींदार लोग जो थे, सरकार पे तो प्रेशर बना के कर दिए, वहाँ पे कानून भी लागू करवा दिए। लेकिन जब कानून लागू हो गया, तो कानून लागू हो गया, वहाँ पे मक्के की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी, मक्के की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, क्योंकि मक्के का उत्पादन कम था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो उद्योगपति लोग थे, वहाँ के उद्योगपति जो लोग थे, उन्होंने सरकार पे फिर से दबाव बनाया बच्चे, और सरकार पे दबाव बनाकर क्या किया कि ये जो मक्का कानून था या कॉर्न लॉ था, उसको समाप्त करवा दिया, उसको समाप्त करवा दिया गया। और इसको समाप्त करने का कारण भी यही था कि चीज़ों की पूर्ति ना हो पाना। मैं आपको बता दिया कि अभी आपको मैं टमाटर का एग्जांपल लेके बता रहा था, 10 केजी टमाटर वाला, कि चीज़ें जब ज़्यादा होती हैं, चीज़ें जब ज़्यादा होती हैं तो मूल्य गिर जाता है, उपयोग करने वाले लोग उसके कम हैं, उपयोग करने वाले लोग कम हैं और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसका मूल्य बच्चे गिर जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर चीज़ें कम हैं और उपभोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मूल्य में वृद्धि होगी। तो हुआ यहाँ भी वही, मक्का जो था वो ब्रिटेन में कहीं ना, मक्का जो ब्रिटेन में था वो बहुत ही कम उत्पादित होता था। और जब आप बाहर से चीज़ों को नहीं लाएंगे, बाहर से आप चीज़ों को नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे मक्के का जो उत्पादन है अगर कम है और उपभोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मूल्य में वृद्धि होगी ही होगी। तो इसी मूल्य में वृद्धि हुई, तो यहाँ के जो उद्योगपति लोग थे, इस कानून को हटाने के लिए सरकार पे फिर से एक दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद में वहाँ पे कानून को जो था वो समाप्त कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है कि कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चे कैसे हुआ था, जो कॉर्न लॉ था, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। अब कम कीमत पर लोग जो थे वो खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। अब जो वहाँ के लोग थे उनको कम कीमत पर भी फसलों का आयात, जितने भी खाद्य पदार्थ थे उनका आयात करने के लिए वो क्या हो गया, संभव हो गया उनके लिए। और फिर दूसरा जो था, आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित जो खाद्य पदार्थ से भी कम थी। फिर आता है तीसरा बच्चे कि खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। अब खाद्य पदार्थों में क्या हुआ बच्चे कि गिरावट आई, जब बाहर से चीज़ें आने लगी ब्रिटेन में, तो बाहर से चीज़ें आने लगी तो इसीलिए उसका मूल्य गिरना शुरू हो गया। चीज़ें ज़्यादा होंगी तो मूल्य गिरेगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा, है ना बच्चे। तो ये जो था, पहले आपसे पूछा जाएगा अगर कि कॉर्न लॉ क्या था, उसको जो कॉर्न लॉ बनाया गया वो क्यों बनाया गया और बाद में वो निरस्त क्यों किया गया, तो आपको इतना चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉर्न लॉ
क्यों बनाया गया था? वहाँ के जो जमींदार लोग थे वो सरकार पे प्रेशर बना के कॉल लॉ को बनवाए थे। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि वहाँ मक्के का उत्पादन कम हो रहा था, तो वहाँ का जो उद्योगपति वर्ग था वो परेशान हुआ। परेशान होने के बाद में ये जो नियम था या कानून था उसको जो नियम और कानून थे उसको मक्के पर जो नियम और कानून थे उसको निरस्त करवा दिया। और निरस्त करवाने के क्या बाद क्या प्रभाव हुए वो बताया आपको। अब देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अब है समूह 77 क्या है? समूह 77 क्या है? समूह 77 के देशों की नई औद्योगिक आर्थिक प्रणाली की मांग, नई औद्योगिक प्रणाली की क्यों मांग की? स्पष्ट कीजिए। अथवा G77 वही है कि ग्रुप 77 देशों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चे, क्या है, ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 या 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, और यही देश जो मिलकर एक समूह का निर्माण कर लिए। इसी समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने एक नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह या G77 के रूप में संगठित हो गए। उनका आशय, और ये जो संगठन हुआ G77 जो था, उनका आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से था बच्चे जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच सकें। देखिए, ये सारे देशों का एक समूह है। 77 जो देश थे वो सारे देशों को देखिए अलग से कलर में आपको दिखाया गया है। अब ये सारे जो देश थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक समूह का गठन किया। उसका नाम रखा ग्रुप 77 बच्चे। ग्रुप 77 या आप बोलेंगे समूह 77। तो इसमें था क्या कि इन्होंने अपने व्यापार को लेकर, अपने उचित मूल्य को लेकर, अपने जो यहाँ पे उत्पादित चीजें थी उनकी मांगों, कच्चे माल थे उसके उचित मूल्य को लेकर, और अपने माल जो थे उसको बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए इस संगठन का बच्चे, इस समूह का इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। अब वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको वैश्वीकरण के बारे में मैं आपको बता दिया, लेकिन वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा करिए। तो चर्चा करते हैं, आइए। वैश्वीकरण का अर्थ इसमें फिर से बताया गया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको अर्थ बताता हूं कि वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना। बच्चे, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी आया और उस पर मैं चर्चा भी किया। तो वैश्वीकरण अगर दूसरी बार आता है तो आप बोलेंगे कि सर वैश्वीकरण क्या होता है, मैं बताऊंगा वैश्वीकरण क्या होता है। आप अपने मन में बोलिए कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो आप बताएंगे सर वैश्वीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का जो प्रभाव था बच्चे वो भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। विदेशी कंपनियों के आने से उद्योग और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए। सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ और सॉफ्टवेयर उद्योग का तेजी से विकास हुआ। उपभोक्ताओं को रास्ते और अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो गए। देखिए बच्चे, ये रहा आपके लिए लगा एक शानदार सा चित्र। पहले क्या होता था, जब ये अर्थव्यवस्था थी, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट नहीं थी, कहीं ना कहीं वो सब अपने अपने धुन में ही थे। तो एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जब कनेक्ट नहीं थी बच्चे, तो क्या था कि
जब ऐसे भारत की भी अर्थव्यवस्था दूसरे देश से कनेक्ट नहीं थी, लेकिन जब कनेक्ट हुई बच्चे तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। जब ये कनेक्ट हुई बच्चे तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा कि जब ये अर्थव्यवस्था दूसरे देश से कनेक्ट हुई तो यहाँ पर भारत में विदेशी कंपनियां आई। विदेशी कंपनियां जब आई तो उद्योगों की स्थापना हुई, और उद्योगों की स्थापना हुई तो हमारे लिए रोजगार का सृजन हुआ। रोजगार का हमारे लिए सृजन हुआ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो थी और सॉफ्टवेयर जो थे वो भी उसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को भारत से तुरंत दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव पड़ा। और हमारे जब कंपनियां स्थापित हुई तो रोजगार का भी सृजन हुआ, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, कहीं ना कहीं हमको बहुत लाभ हुआ इस पे। अब वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी बच्चे, जैसे देखिए कोई भी चीज़ होती है तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव तो हुए कि हमारे रोजगार में सृजन हुआ, कंपनियां आई, हम रोजगार के मिलना शुरू हुआ, हमारे आय के साधन हुए। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। और नकारात्मक प्रभाव क्या था? हालांकि वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। छोटे और कुटीर उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे हमारे गांव समाज में, हमारे भारत में छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां जब स्थापित हो गई तो वो नष्ट हो गए। तो ये उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई बच्चे, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जो क्या कहते हैं छोटे और कुटीर बड़े उद्योगों पर पड़ा। उद्योग की प्रतिस्पर्धा में कमजोर हो गए। अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर बढ़ गया। किसान और संगठित क्षेत्र मजदूर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इसके पश्चात क्या हो बच्चे कि संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा। जो पाश्चात्य संस्कृति थी, वो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव था बच्चे, वो हमारे भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा। क्या हुआ कि पहले हमारे यहाँ जो लोग थे वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नहीं थे, लेकिन वैश्वीकरण के दौरान अर्थव्यवस्था एक देश से दूसरे देश से जुड़ी तो उसकी संस्कृतियाँ भी हमारे देश में आई। अब ये देखिए हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उसको ये बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, तो उन कंपनियों के माध्यम से वो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, और गरीब जो है वो गरीब ही रह जा रहा है। तो ये हो गए उसके नकारात्मक प्रभाव। इस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत को आर्थिक लाभ दिया, लेकिन हुआ क्या, इसके साथ कुछ सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। आर्थिक लाभ और सामाजिक समस्याएं। अब देखिए बच्चे, विदेशी व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ। विदेशी व्यापार से क्या आशय है बच्चे? पहले आप समझ लीजिए विदेशी व्यापार से क्या आशय है। विदेशी व्यापार से आशय है किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात से है। देखिए बच्चे, होता क्या है कि विदेशी व्यापार क्या होगा, जैसे हमारे देश में मान लीजिए कोई भी चीज़ उत्पादित हुई, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हमारे पास वस्त्र हैं, हम वस्त्र का उत्पादन किए और उसको दूसरे देशों को क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि हमारे पास चाय है और उसके बाद में सॉफ्टवेयर है, इसका हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। और आयात जो है जैसे मशीनरी है और सेना है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, तेल है वो हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो ये जो आयात और निर्यात होते हैं, आयात और निर्यात जब हम करते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो इसी को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो क्या होगा, विदेशी व्यापार से क्या आशय होगा बच्चे कि विदेशी व्यापार से आशय किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात से है। जब भारत अपना देश अन्य देशों को बच्चे वस्तुओं एवं सेवाओं बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है, आपको एक शार्ट में बता दें, ना से याद रखिएगा, नहीं,
ना से याद रखिएगा, नहीं मतलब हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। मतलब क्या कि हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा है, हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको विदेश में निर्यात कर देंगे। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? अपने देश से वस्तुओं एवं सेवाओं को दूसरे देश में देना। और आयात का मतलब क्या होता है बच्चे? आज से आप याद रखेंगे, आज से आप याद रखेंगे कि आयात का मतलब आज से आने दीजिए। तो आज से आने दीजिए मतलब आयात का मतलब क्या हुआ? आज से आने दीजिए मतलब क्या हुआ कि आयात आज से होगा कि आयात करने का मतलब होगा बच्चे कि हम देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करेंगे? आयात करेंगे। मतलब दूसरे देश से वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने देश में आयात करेंगे। अब क्या होता है बच्चे कि वस्तुओं एवं सेवाओं को आयात एवं निर्यात करना। जब विदेशों से वस्तुएं खरीदता है, जब भारत जो है वो विदेशों से वस्तुएं खरीदता है तो उसे क्या कहा जाएगा? आयात कहा जाएगा। और जब यही देश विदेशों में वस्तुओं को बेचेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे, है ना बच्चे? तो इसको हम निर्यात कहेंगे। विदेशी व्यापार में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब क्या होता है बच्चे? क्या होता है? जब हम विदेशों में वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा का भंडारण जो होगा वो हमारे देश में होगा। विदेश की मुद्राएं जो हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगी, तो विदेशी मुद्रा का जो भंडार होगा वो बढ़ेगा भारत में, है ना बच्चे? फिर आता है भारत के विदेशी व्यापार की कई प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत मुख्य रूप से बच्चे क्या करता है? कृषि उत्पाद, वस्त्र, चाय, काफी, मसाले, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग वस्तुएं और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात करता है। इन सब चीज़ों का बच्चे भारत क्या करता है? निर्यात करता है विदेशों में। फिर उसके बाद वही पेट्रोलियम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना आदि का जो आयात करता है, जो हमारे देश में नहीं पाई जाती उसका हमको आयात करना पड़ता है। और जो हमारे देश में ज़्यादा पाई जाती हैं, हमारी आवश्यकता से ज़्यादा पाई जाती हैं बच्चों, उसका हमें क्या करना पड़ता है? निर्यात करना पड़ता है। तो निर्यात करने के बाद में हम विदेशी मुद्रा का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। और विदेशी मुद्राएं जब हमारे पास होती हैं तो उन्हीं विदेशी मुद्राओं से हमारे पास जो वस्तुएं नहीं होती है, जो हमारे देश में उसका उत्पादन नहीं होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको उसी विदेशी मुद्राओं के माध्यम से उन चीजों का आयात कर लेते हैं। इसलिए बच्चे, इसलिए विदेशी व्यापार हमारे लिए और किसी भी देश के लिए आवश्यक बन जाता है। तो इसलिए विदेशी व्यापार होता है। तो भारत क्या करता है? मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना जो है उसका आयात करता है। भारत का व्यापार अब केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारत का व्यापार अब केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, एक देश अमेरिका, यूरोप, चीन और खाड़ी देशों तक फैला है। खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। सेवा क्षेत्र, विशेषकर ITI सेवाओं का निर्यात भारत के विदेशी व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चे, विदेशी व्यापार का मतलब, अब ये विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है कि अपने वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से, मतलब अपने देश से दूसरे देश में बेचना। दूसरे देश में मतलब बेचने का मतलब क्या हुआ? बेचेंगे तो निर्यात करेंगे, बेचेंगे तो निर्यात करेंगे, और खरीदेंगे तो आयात करेंगे। तो विदेशी व्यापार का मतलब हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं को आयात करना या निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। और यह विदेशी व्यापार भारत जो है, विदेशी व्यापार भारत करता है। तो भारत के विदेशी व्यापार की जो विशेषताएं हैं, तो विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या है कि वह कृषि उत्पाद जो है, वह जो कृषि उत्पाद है, चाय है, कॉफ़ी, दवाइयाँ आदि चीज़ों का जो हो निर्यात करता है। और वहीं पेट्रोलियम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आदि चीज़ों का आयात करता है। ये हो गई कि विदेशी व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ कैसा है। अब क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। अब उत्तर में बच्चे, भारत में औद्योगिक विकास की चार विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारत में औद्योगिक विकास की चार विशेषताएं इस प्रकार हैं। वो चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आइए उन पे हम लोग चर्चा करते हैं।
पहले विशेषता क्या है, भारत में परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की स्थिति में नहीं थे। भारत में जो थे परंपरागत उद्योग जो थे वो पूरी तरीके से ठहराव की स्थिति में नहीं थे। जब औद्योगिक विकास हुआ तो वो ठहराव की स्थिति में आ गए। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे अनेक गैर मशीनरी क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। ये हो गया एक इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, प्रौद्योगिकी प्रगति की गति धीमी थी। उसकी जो गति थी वो धीमी थी, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उसकी क्या थी, क्योंकि नई मशीनें महंगी थी। जो नई मशीनें थी वो महंगी थी, नई मशीनें जो थी वो महंगी थी और हमारे पास इतने रुपए नहीं थे कि हम उनको खरीद सकें, और जल्दी ही खराब हो जाती थी। इसलिए तकनीकी में निवेश व्यापारी बहुत सोच समझकर करते थे। दो विशेषताएं हो गई आपकी। उसके बाद तीसरी विशेषता क्या है कि देश में बच्चे सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फूलते उद्योग थे। अब ये सूती वस्त्र उद्योग जो था बच्चों, वो हमारे यहाँ से क्या करते थे, ब्रिटेन के लोग कपास को लेकर जाया करते थे और वहाँ की कंपनियों में अपना जो करते थे वस्तु का उत्पादन करके लाकर भारत में बेचते थे। उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास, तो यही है, कपास पे चर्चा कर रहे थे अभी। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था, कपास उद्योग बन चुका था। अब कपास उद्योग बन चुका था। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। वो जो पहले क्या करते थे, धागा बनाया करते थे, वो अब उद्योग वहां धागे के बजाय सीधा कपड़ा बनाने लगे यहाँ के उद्योगपति। और 1900 से लेकर 1900 से 1912 के भारत में सूती वस्त्र 1900 से 1912 तक भारत में सूती वस्त्र कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। भारत में सूती वस्त्र कपड़े का उत्पादन बच्चे क्या हो गया, दोगुना हो गया। ये हमारे यहाँ देखिए चित्र दिखाया गया है, क्या है कि स्वदेशी वस्त्र भंडार। तो हमारे यहाँ स्वदेशी वस्त्र भंडार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा औद्योगिक विकास के बाद। फिर आता है चौथा नंबर, 19वीं सदी के अंत में निर्यात ने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। अखबार एवं पत्रिकाओं को बच्चे जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही तो समझ पाएंगे, दूसरे लोग नहीं समझ पाते थे। फिर हुआ क्या, पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे जो यहाँ पे लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाता था। कैलेंडर जो था पहले जो थे पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी वो पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे, लेकिन जब कैलेंडर छापना शुरू किए बच्चों तो कैलेंडर जो था वो पढ़े लिखे लोग भी समझ पाते थे और जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो भी समझ सकते थे। और चाय की दुकानों, दफ्तरों और मध्य वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटकते रहे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। कैलेंडरों में लिखा रहता था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जो भारतीयों द्वारा बनाया गया है। क्या होता है बच्चे, जब हम अपने राष्ट्र की चीजें खरीदेंगे जो हमारे राष्ट्र में बनी है, तो अभी मैं आपको विदेशी व्यापार के बारे में बता रहा था,
तो विदेशी व्यापार के बारे में बता रहा था, आयात निर्यात के बारे में बता रहा था। तो आयात निर्यात, जो हमारे देश में चीज़ें उत्पादित नहीं हुई हैं, जो हमारे देश में चीज़ें अगर उत्पादित नहीं हुई हैं, उस चीज़ को हम खरीदेंगे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। कम होता कैसे चला जाएगा कि हम दूसरे देश की जब मुद्रा लेंगे, दूसरे देश की जब मुद्रा अपने देश में लेना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। लेकिन जब हम दूसरे देश की चीज़ों का उपयोग करेंगे, देश की चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हमें आयात करना पड़ेगा। तो वही चीज़ में बताई गई कि आप ना अपने देश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करिए, आप अपने देश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करिए, ना कि विदेशों में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। बच्चे, जो पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन जो थे वो बढ़े। तो भारत में क्या हुआ, जब पूरा विश्व युद्ध में परेशान था, तो भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़े, इसका क्या कारण था बच्चे, इसका क्या कारण था, उसी पे चर्चा करनी है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए बना कि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में हानियां बहुत ज्यादा होती, लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत में युद्ध के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा। तो इसीलिए बच्चे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा विश्व युद्ध के बाद भारत के औद्योगिक विकास को बताइए। तो विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विकास को बताइए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो पहले फॉर्मेट में लिखा मिलेगा या तो दूसरे फॉर्मेट में लिखा मिलेगा, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। बच्चे क्या थे, पहला कारण जो था, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने बिल्कुल नई परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। ब्रिटिश कारखानों सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादों में बच्चे व्यस्त थे। और क्या थे, व्यस्त थे। और इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। बच्चे, हुआ क्या कि जब युद्ध हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसको मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें ब्रिटेन भी शामिल था। तो ब्रिटेन शामिल था, तो जब युद्ध हो रहा था बच्चे, तो वो अपनी सेनाओं पे काम कर रहा था। युद्ध के दौरान हमें सेना की ही जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी सेनाओं पे काम कर रहा था। और यहाँ पे जितने भी उसके उद्योग लगे थे, वो धीरे धीरे कमजोर हो गए। जब वो अपनी सेनाओं पे काम करना शुरू किया, तो उसके धीरे धीरे उद्योग जो लगाए थे, उद्योग धंधे जो उसके थे, वो कमजोर होने शुरू हो गए। और जब वो कमजोर हुए, तो हमारे जो भारत के छोटे छोटे उद्योग थे वो बढ़ने लगे। ये देखिए, भारत में उत्पादन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, और भारत में मैनचेस्टर के माल के आयात कम हो गए। तो ये क्या हुआ बच्चे, जब ब्रिटेन का वहां से चीजों को बनाकर लाता था भारत में और बेचता था, तो यहाँ से लाकर वो बेचता था भारत में। तो पहले जो था, जब वहां से चीजें सस्ती वो जब लेकर आता था, बच्चे जब लेकर आते थे चीज़ों को, तो वो भारत में जब हम कोई भी चीज़ उत्पादित करते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे मशीनें होंगी, तो वो उनके उत्पादन में ज़्यादा लागत आएगी। तो लागत ज़्यादा आती थी, इसलिए भारत के सामान जो होते थे बच्चे, वो महंगे होते थे। तो इसीलिए वो लेकर जाते थे यहाँ से कच्चा माल, और कच्चा माल ले जाने के बाद में करते क्या थे, कच्चा माल ले जाने के बाद में वो वहाँ से चीज़ों को बनाकर लाते थे और भारत में सस्ते दामों पर बेचते थे। तो इस युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी केवल युद्ध पर ध्यान दिया, वो अपनी सेनाओं पे ध्यान दिए। ये इस पे थोड़ा उनका ध्यान कम हो गया, और ध्यान कम जैसे हुआ, तैसे हमारे यहाँ का उत्पादन बढ़ना फिर से शुरू हो गया। दूसरा क्या है, नए कारखाने लगाए गए। फिर उसके बाद नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने नई पालियों में चलने लगे। अनेक नए मजदूरों को काम पर रखा गया, और प्रत्येक को पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। एक कारण यह भी था कि बच्चे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, यह भी एक कारण था। फिर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को परेशानियों में
उलझा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी चीजों पर बल देना शुरू कर दिया। अब बच्चे वो लोग जो थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, जो हमारे देश पर अधिकार किए थे, उनका क्या हुआ कि वो लोग अपने वहां युद्ध में व्यस्त थे, तो हमारे देश के जो स्वदेशी लोग थे, हमारे देश के जो व्यक्ति थे, हमारे देश के जो होनहार लोग थे, वह स्वदेशी चीजों पर बल दिए और स्वदेशी चीजों का उत्पादन करना फिर से शुरू कर दिया। और ये हमारे राष्ट्रवादी नेता जो थे, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला, भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। अतः इस समय तक स्थानीय उद्योगपतियों ने उत्पादनों को हटाकर घरेलू बाजार पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। तो ये थे बच्चे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया।